हेलो एंड वेलकम टू study.com। मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश से संबंधित जो कुछ भी आने वाला है उन सभी चीज़ों का वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा एक एक करके। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, और ये चैप्टर जो है ये 50 मार्क्स इंग्लिश जो है हमारा क्लास 12 का 50 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड का, उसी का पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इफ़। चैप्टर का नाम है इफ़ और ये लिखा हुआ है रडयार्ड किपलिंग के द्वारा 1895 ईस्वी में ये चैप्टर लिखा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे और जानते हैं अबाउट अथर, लेखक के बारे में। कौन थे रडयार्ड किपलिंग? तो देखिए, अगर लेखक की बात करें, इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1865 ईस्वी में। यहाँ आर मिस्टेक से छूट गया है, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रडयार्ड किपलिंग का, और इनकी मृत्यु हो गई थी 18 जनवरी 1936 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कुछ इनके बारे में। इनका जन्म आखिर हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे इंडिया में ही, जो आजकल मुंबई हो गया है। और इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में। इंग्लैंड में पड़ता है ये लंदन, ठीक है, पता ही होगा आपको। आगे अगर जाना जाए इनके माता पिता के बारे में, कौन थे इनके माता पिता? तो इनके माता पिता का नाम था जॉन लॉकवुड किपलिंग और एलाइस किपलिंग, ठीक है। ये इनके पिताजी और ये इनकी माताजी। इनके जन्म के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, इनकी जो माँ है एलाइस किपलिंग और इनके जो पिता हैं जॉन लॉकवुड किपलिंग, तो ये दोनों इंग्लैंड में एक झील है, झील का नाम है रडयार्ड लेक। ये झील का नाम है रडयार्ड लेक, रडयार्ड झील। तो इसी झील पे ये लोग जो है मिले, है ना। और मिलने के बाद वही प्यार मोहब्बत, है ना, इनका शुरू हुआ। और इसके बाद हुआ क्या? हुआ कुछ खास नहीं, इन लोगों ने शादी कर ली। और शादी करने के कुछ महीनों बाद ये लोग आ गए इंडिया में, ठीक है। इंडिया में मीन्स मुंबई में। और वहाँ पे जब ये लोग आए तो इन लोगों का जो पहला बच्चा हुआ, जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ इन लोगों का, उसी बच्चे का नाम इन्होंने रख दिया रडयार्ड। नाम क्या रख दिया? रडयार्ड। और ये किपलिंग तो इनके पूरे परिवार का ही टाइटल चला रहा है, तो उस बच्चे का नाम इन्होंने रख दिया रडयार्ड। क्यों? क्योंकि ये लोग मिले थे कहाँ पे? इसी रडयार्ड लेक के किनारे, इसी झील के किनारे। चलिए एक पिक्चर आपको दिखाते हैं उस झील का। ये जो है ये पिक्चर है उस झील का, रडयार्ड लेक का, इंग्लैंड का, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं, अगर आप टीवी सीरियल देखते होंगे या फिर आप जो है बुक पढ़ते होंगे या मूवी देखते होंगे, तो ये द जंगल बुक, ये एक मूवी भी है, एक टीवी सीरियल भी है। और ये कहानी, ये बुक जो है लिखा गया था किसके द्वारा? रडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो इसको भूलिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है द जंगल बुक, ठीक है। वही मोगली वाली जो कहानी है जिस पे मूवी भी बन चुका है, तो ये लिखा गया था किनके द्वारा? रडयार्ड किपलिंग के द्वारा। आगे थोड़ा सा इनके बेटे के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्हीं से संबंधित ये कविता है।
ये उनके बेटे का फिगर है, ये किपलिंग के सॉन है, नाम है इनका जॉन किपलिंग, ठीक है। और ये जॉन किपलिंग जो है इनकी मृत्यु हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, 1918 तक चला था ये विश्व युद्ध, तो उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी जॉन किपलिंग की, ठीक है। और ये कविता जो है ये एक एडवाइस है, एक सलाह है। रडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को एक सलाह दिया है, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, कि आप अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, इसी के बारे में ये एक सलाह है। तो ये सलाह केवल उनके लिए नहीं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों के लिए ये सलाह है। उन्होंने दिया एडवाइस तो अपने पुत्र को ही था स्पेशली, लेकिन ये सलाह हम सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इसका जो फर्स्ट कविता का लाइन है वो है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कहने का मतलब है कि इफ़ यू कैन, इसमें शर्त लगा हुआ है इस कविता में, ध्यान रखिएगा कि एक सलाह दी गई है तो इसके हर एक लाइन में एक कंडीशन है। इफ़ जो है एक कंडीशनल वर्ड है, तो इसके हर एक लाइन में एक कंडीशन है कि अगर आप इन सब चीज़ों को करोगे तो ही आप कुछ सक्सेस होगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बताते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम जो है अपने मन को काबू में रख लेते हो, स्टे काल्म हो जाते हो। कहने का मतलब कि यदि तुम जो है शांत रहते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब दूसरे लोग जो है वो अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हैं, वो अपने मन का नियंत्रण खो देते हैं और वो इसके लिए ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं कि नहीं तुम्हारे चलते ही मैंने अपने मन का नियंत्रण खो दिया है, तो उस समय में भी तुम अपने मन पे काबू रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, और उस समय में जब सभी लोग तुम पर डाउट करते हैं, तुम पर संदेह करते हैं, उस समय में भी तुम जो है क्या करते हो, तुम ट्रस्ट करते हो, तुम अपने आप में विश्वास करते हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन डोंट इग्नोर अदर, लेकिन तुम उनको इग्नोर नहीं करते हो, उनको अनदेखा नहीं करते हो। वो तुम पे डाउट करते हैं और इसके बाद भी तुम अपने आप में विश्वास करते हो, तुम में जो है कॉन्फिडेंट होती है। और यदि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड फ्रॉम वेटिंग, यदि तुम जो है इंतजार करते हो और इंतजार करते हुए थकते नहीं हो। इफ़ यू कैन वेट, यदि तुम इंतजार करते हो और इंतजार करते हुए थकते नहीं हो। और बिंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, दूसरे लोग हैं वो तुमसे झूठ बोलते हैं, वो जो है तुमसे बोलते हैं तो उसमें झूठ की भावना होती है, और वो झूठ सहकर भी तुम लाई में मीन्स झूठ में डील नहीं करते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। दूसरे लोग तुमसे भले झूठ बोले, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम अगर किसी का इंतजार करते हो तो इंतजार करते हुए थकते नहीं हो। अगर कोई तुम पे ब्लेम करता है, कोई तुम पे दोष लगाता है, तो उस समय में भी तुम अपने आप को, अपने मन को काबू में रख पाते हो। और यदि तुम जो है अपने आप में ट्रस्ट करते हो, तुम अपने आप में विश्वास करते हो, जब दूसरे लोग जो है क्या करते हैं, वो अपना खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं और वो साथ ही साथ तुमको डाउट की बड़ी निगाहों से देखते हैं। और इसके साथ ही साथ तुमसे लोग जो है घृणा करते हैं, तुमसे लोग घृणा करते हैं। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम घृणा किए जाते हो,
लेकिन उसके बावजूद भी कि लोग तुमसे घृणा करते हैं, बीइंग हेटेड का मतलब होता है कि तुमसे घृणा होती है, लोग तुमसे घृणा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी डोंट गिव वे टू बीइंग हेटिंग, इसके बाद भी तुम जो है उस घृणा वाले रास्ते पे नहीं जाते हो, तुम लोगों से घृणा नहीं करते हो, इन सब के बावजूद, एंड येट डोंट लुक टू वाइज टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और ना तो तुम जो है ज़्यादा क्या करते हो, ना तुम ज़्यादा जो है अच्छा दिखते हो, और ना ज़्यादा जो है चालाक बनने की कोशिश करते हो। कहने का मतलब कि तुम जनरली जैसे रहते हो सामान्य तरीके से, वैसे सामान्य तरीके से रहते हो, नॉट टॉक टू वाइज, और ज़्यादा जो है चालाकी से पेश नहीं आते हो, मीन सामान्य तरीके से लोगों से बात भी करते हो। दूसरे लोग भले तुमसे घृणा करें, तुम घृणा नहीं करते हो, ठीक है। और ज़्यादा जो है तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश भी नहीं करते हो, तुम जो है सामान्य तरीके से लोगों से बातचीत करते हो। नेक्स्ट जो है तीसरा पैराग्राफ हमारा, तीसरा स्टैंजा कहता है कि इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। ये एक टॉप लाइन है। सपने तो सभी लोग देखते हैं, तो वही कवि कहता है कि सपने तुम भी देखते हो, इफ़ यू कैन ड्रीम, तुम भी सपने देखते हो, और अपने सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाते हो, अपने सपनों को अपना मालिक नहीं बनाते हो। एंड इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तुम सोचते हो लेकिन उस सोच को तुम जो है अपना एम नहीं बनाते हो, अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो। दो चीजें हैं यहाँ पे। सपने तो देखना है, ड्रीम्स तो आपके पास होने चाहिए ही, लेकिन उन ड्रीम्स को अपना मालिक नहीं बनाना है, उन ड्रीम्स को अपना मालिक नहीं बनाना है। सपने जब तुम्हारे मालिक होने लगेंगे तो होगा क्या, तुम अपने आप से कंट्रोल खो दोगे, जो तुम चाहोगे वो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सपने देखना है लेकिन उनको अपना मालिक नहीं बनाना है। दूसरी बात कि तुम जो सोचते हो उस सोच को एम नहीं बनाना है, ठीक है। अगर हमारे हिसाब से माने तो आपने जो अपना एम रखा है कि हमको ये चीज करना है, आपको अपने एम को अपना सोच बनाना है, लेकिन अपने सोच को अपना एम नहीं बनाना है। अब हो सकता है तुम गलत सोचोगे, तो क्या तुम उसको अपना एम बना के चलोगे कि नहीं यही सही है? तो अपने सोच को अपना एम नहीं बनाना है, अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। नेक्स्ट है कि इफ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर। ट्रम्प जो है ये वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, है ना। यहाँ पे इसका मतलब होता है जीत, विजय, एंड डिजास्टर का मतलब होता है पराजय, हार। तो यदि तुम जो है इन दोनों से मिलते हो, ये जीतते भी हो हारते भी हो, इन दोनों इम्पोस्टर्स से मिलते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया है कि एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इन दोनों छली, ये सच्चाई है, एक तो नहीं सच्चाई नहीं, ट्रूथ। ट्रम्प का मतलब होता है क्या, जीत। तो तुम जीत से मिलते हो और हार से मिलते हो, और ये दोनों जीत और हार जो है ये दोनों एक छली हैं, ये इम्पोस्टर हैं, ठीक है। ये तुम्हारे साथ छल करेंगे, धोखेबाज हैं ये। तो इन दोनों से मिलने के बाद भी तुम जस्ट द सेम रहते हो, ना तुमको जीतने की खुशी है ना हारने का गम है। यही वर्ड यहाँ पे सुटेबल कर रहे हैं कि तुम इन दोनों छलियों से मिलते हो, ये जो दोनों कपटी हैं जीत और हार, इन दोनों से मिलते हो, और इन दोनों का तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों से मिलने के बाद भी जस्ट द सेम, तुम जैसे का तैसा ही रहते हो। नेक्स्ट स्टैंजा है इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। यदि तुम बियर कर सकते हो, बियर करने का मतलब होता है सह सकते हो, टू हियर और सुन सकते हो, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। जैसे कि तुमने किसी से कोई सच्चाई बोली, तो तुमने जो सच बोला है, अगर तुम में उस सच को सुनने की भी क्षमता है, एंड ट्विस्टेड बाय नेव्स
to make a trap for fools। तुमने जो सच बोला है, अगर आपने किसी के बारे में बोल दिया कि ये वो ऐसा है, तो आपको वो चीज सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने ऐसा बोला है कि वो ऐसा है। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं होती है तो जो नेप्स हैं, जो देखिए जितने भी लोग हैं उन सब के बीच अगल बगल में कुछ ना कुछ नेप्स जरूर होते हैं। नेप्स का मतलब होता है रास्कल। रास्कल समझते हो ना, इडियट लोग, दुष्ट लोग। तो कुछ ना कुछ रास्कल्स जरूर होते हैं, और वो रास्कल क्या करते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने का मतलब क्या होता है कि तुम जो बात कहोगे उस बात को घुमा फिरा के बोलेंगे, ठीक है। तो वो ट्विस्ट करते हैं। तो यदि तुम जो है, तुमने जो बातें सुनी है उस बात को सुनने की क्षमता भी रखते हो, क्योंकि ये जो रास्कल तुम्हारे अगल बगल में हैं, ये रास्कल उन बातों को घुमाएंगे जरूर, और घुमा करके जो मूर्ख लोग हैं, समझदार है तब तो वो इनकी बातों में नहीं आएगा, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उन मूर्ख लोगों को ये फंसाते हैं। फंसाने का मतलब कि आपने किसी के लिए कह दिया कि वो ऐसा है, तो ये जो रास्कल्स हैं ये लोग क्या करेंगे, अरे उसने तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये मूर्खों को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। तो इसलिए आपको, आपने जो बातें बोली है उसको सुनने का भी आप में क्षमता होना चाहिए। ये चीज बोलते हैं रडयार्ड किपलिंग। और फिर आगे बोलते हैं, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद ओर्न आउट टूल्स। कहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा मेहनत किया है, उन चीजों का आशा है कि नहीं ये चीज हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चीजें अगर ना हो पाए, आपने उन चीजों को पूरा करने में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी अगर वो चीजें ब्रोकन हो जाएं, अगर वो चीजें टूट जाएं, अगर आप उनको टूटते हुए देखते हैं, तो इसके बाद भी आपको डोंट बी डिसहार्टेड डिस्करेज्ड, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपना करेज नहीं खोना है, आपको अपना उत्साह नहीं खोना है। और आपको क्या करना है, ये जो अनएक्सपेक्टेड फेलियर है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसे ये फेलियर, ये असफलता हमारे हाथ लगेगी। आप तो सफलता के पीछे थे, आपने चूंकि अपना पूरा जीवन उसमें गंवा दिया, तो आप तो सफलता के पीछे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको असफलता मिलती है तो आपको ज़्यादा डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है क्या, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट स्टैंड, वहीं से उठना है जहाँ से आप ब्रोकन हुए हो, वहीं से उठना है। और साथ ही साथ आपकी जो असफलताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स इस बार फिर से रह गई हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से सॉल्व करना है। आया समझ में? उन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से सॉल्व करना है। कुछ दोस्त जो है हमारे बोल रहे थे कि आप मैथिली का वीडियो बनाइए। सर मैं मैथिली नहीं जानता, मैं हिंदी का स्टूडेंट था जब मैं था, तो चूंकि मुझको मैथिली आती नहीं है इसलिए मैं मैथिली का वीडियो नहीं बना सकता। मुझको एक इंग्लिश बढ़िया तरीके से आता है और इसके अलावा जियोग्राफी भी आता है कुछ, तो टाइम मिलते ही मैं इन सब चीज़ों का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं मैथिली का वीडियो नहीं बना सकता, माफ़ कीजिएगा। मैथिली, उर्दू ये सब थोड़े प्रॉब्लम वाले विषय हैं मेरे, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना लास्ट जो है हमारा स्टैंजा वो देखते हैं। कहता है कि इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मीन्स यदि तुम जो है जो आपके अनफॉरगिविंग मिनट हैं, वैसे मिनट, वैसे क्षण जिसमें आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको माफ नहीं किया जा सकता, आपको वो चीज करनी है। जैसे अभी आपका 12th क्लास का एग्जाम आप लोग देने वाले हो, तो इसमें आप क्षमा होने वाले नहीं हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका तबीयत खराब हो गया और आप जो है उस दिन एग्जाम देने ना जाओ, तो इसमें आपको माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको और आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं
सभी लोगों के लिए 60 सेकेंड्स ही मिले हुए हैं। मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड ही मिला हुआ है, ना उससे कम मिला हुआ है ना उससे ज़्यादा मिला हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये ज़िंदगी का जो लंबा सफ़र है जिसमें टाइमिंग बहुत ही कम है, इस टाइमिंग को, इस लंबे सफ़र को इस कम टाइम में ही आपको पूरा करना है। आप जो कुछ कर सकते हो, ये जो लंबी डिस्टेंस है, ये जो लंबी दूरी है, इस दूरी में आप जो कुछ भी कर सकते हो आपको इन्हीं 60 सेकेंड्स में करने होंगे। मीन्स आपको जो टाइम मिला है, थोड़ा सा जो टाइमिंग मिली है आपको, उन्हीं टाइमिंग में अगर आपको ये चीज़ें आपसे हो जाती हैं और अगर आप ऊपर बताई गई सभी बातों को कर लेते हैं, तो लास्ट में लेखक कहते हैं कि योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन। कहने का मतलब कि अगर तुम मेरे द्वारा ऊपर बताए हुए चीज़ों को कर लेते हो तो योर्स इज द अर्थ, ये धरती तुम्हारी हो जाएगी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी, एंड विच इज मोर, और इससे भी कहीं ज़्यादा, यू विल बी अ मैन, कि तुम एक मनुष्य बन जाओगे। देखो हमारे बोलचाल के वास्ते में ये जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ा आदमी बनो, आदमी, है ना। तो वही यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए इन उपयुक्त बातों को करते हो तो यू विल बी अ मैन, तुम एक मनुष्य हो जाओगे, माई सन, मेरे पुत्र। आया समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला मेरे इस वीडियो के लिए। तो थैंक यू।